हेलो दोस्तों, तो यदि आप जीडीएस बनना चाहते हैं और आपने इसका फॉर्म फिल किया है और आपका लिस्ट में नाम आ गया है या फिर भविष्य में नाम आने की संभावना है या फिर आप यदि अगली रिक्रूटमेंट में अपना नाम देखते हैं, तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है डिक्लेरेशन। आपको जीडीएस में ज्वाइन करने के लिए कितने प्रकार के डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा पत्र, यानी कि आपको जीडीएस में ज्वाइन करने के लिए कितने प्रकार के डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र देने होते हैं। आज इस वीडियो में उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस बात को जानें कि आपको कौन-कौन से डिक्लेरेशन देने होते हैं, ताकि आप पहले से इसके लिए प्रिपेयर होकर जाएँ और ये डिक्लेरेशंस आपको देने होंगे और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी से जाएँगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करो अगर नहीं किया है तो। सबसे पहले इंट्रो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो मैं जितनी भी जानकारी दूंगा वो 100% ऑथेंटिक और सटीक होने वाली है। तो डिक्लेरेशन होता क्या है? डिक्लेरेशन एक ऐसा टर्म होता है जो आपको साइन कराया जाता है कोई भी जॉब में ज्वाइन होने से पहले, कि आप इस काम को करने के काबिल हैं या नहीं है, इससे ये पता चलता है। तो जीडीएस में कुल मिला के 5 प्रकार के डिक्लेरेशन होते हैं। वो 5 प्रकार के डिक्लेरेशन कौन-कौन से होते हैं, हम एक-एक से उन पर अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला डिक्लेरेशन होता है वो डिक्लेरेशन ऑफ रेजिडेंस होता है। मतलब जैसे ही आपको ड्यूटी में जॉइनिंग मिल जाएगी, उसके बाद आपको आपका जो बीओ है उस एरिया में ही रहना है। मतलब जो आपका बीओ है उस गाँव में ही आपको अपना रेजिडेंस ढूँढना है। आपको कोई रेजिडेंस किराए पर लेना होगा और वहाँ पे रहना होगा। यदि रेजिडेंस आपके जो लोकल एरिया है वहाँ से दूर है तो आपको उसी गांव में लेना पड़ेगा। तो आप जैसे ही अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, उसके बाद आपको जो बीओ है वहाँ के गांव में चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको अपने लिए एक रूम ढूंढना है। जैसे ही आप रूम ढूंढ लेंगे, आपको वहाँ के जो रूम के मालिक होंगे उनसे सिग्नेचर एंड उनसे लिखवा कर लेके आना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। ये जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस फॉर्मेट में वहाँ के जो मकान मालिक है उनसे आपको लिखवा कर लाना पड़ेगा उनका पूरा पता और उनके सिग्नेचर। साथ ही साथ इस पत्र में आपके भी सिग्नेचर होंगे। तो दूसरा डिक्लेरेशन है आपका अंडरटेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाते आता है, जो कि आपको ऑफिस में मिलेगा। मतलब आप बीपीएम है, एबीपीएम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलेगा लाइक मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा। तो आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो वो चल जाएगा, लेकिन आपको मोबाइल का नॉलेज होना ही चाहिए, तभी आप इसका काम कर पाएंगे और इस जॉब को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये होगी दूसरी अंडरटेकिंग। इसका फॉर्मेट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये दूसरी अंडरटेकिंग आपको देनी होगी, जो कि जीडीएस के लिए ज़रूरी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी अंडरटेकिंग यानी तीसरी डिक्लेरेशन की। तो तीसरा डिक्लेरेशन है अंडरटेकिंग फॉर नॉलेज ऑफ बाइसिकल। मतलब आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप साइकिल चलाने की नॉलेज रखते हैं, और यदि आपको किसी टाइम पे बीपीएम होने के बावजूद भी यदि कंबाइंड ड्यूटी करने को मिले तो आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए, जिससे कि आप अपने एरिया में जाके डाक का वितरण कर पाएँ। तो इसीलिए आपसे ये वाला अंडरटेकिंग साइन कराया जाता है, जिसमें आपको ये एश्योर किया जाता है कि आपको बाइसिकल चलाते आती है या नहीं आती है। बाइसिकल चलाते आना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप इस जॉब को जॉइन कर पाएँगे। तो अब बात आती है कि जो चौथी डिक्लेरेशन है वो क्या है। जो चौथी डिक्लेरेशन देखने को मिलती है हमको जीडीएस में, वो होती है कि आपको टोटली 100% जीडीएस पे रिलाय नहीं करना है। मतलब आपका इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ड्यूटी 4 आवर्स की होती है। इसीलिए आपको इसके अलावा कोई दूसरा इनकम सोर्स होना अत्यंत आवश्यक है और आप 100% रिलाय नहीं करेंगे जीडीएस पे, ऐसा सरकार का कहना है इस जॉब को ज्वाइन करते समय। यानी कि आपका इसके अलावा कोई और काम करना होना चाहिए। साथ ही साथ यदि काम नहीं भी कर रहे हैं तो आप सरकार को इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही है इसके कारण, क्योंकि ये एक पार्ट टाइम वर्क है और इसमें आपको ओनली अपनी जीवन के 4 ही घंटे देने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और आखिरी अंडरटेकिंग की, जो डिक्लेरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं उनकी आप पुष्टि करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स 100% रियल है और किसी भी प्रकार के कोई फर्जीवाड़ा इनमें नहीं है। यदि पाया जाता है तो आपके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। इसलिए आपसे साइन कराया जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है लेजिट है और इनमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और यदि समस्या पाई जाती है तो जो कानूनी कार्रवाई है आपके ऊपर वो की जा सकती है, यदि आप इस अंडरटेकिंग में साइन कर देते हैं।
इसलिए साइन करने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लें इन अंडरटेकिंग्स को। और ये वाली लास्ट वाली अंडरटेकिंग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो ये टोटल 5 अंडरटेकिंग्स थी जो मैंने आपको बता दी है। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब करने के बाद मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके ये अंडरटेकिंग्स भेज दूँगा। आपको इन अंडरटेकिंग्स को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि इनमें क्या-क्या लिखा है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे जाके इनमें सिग्नेचर्स करने हैं, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ ये अंडरटेकिंग्स आपको अटेस्टेशन फॉर्म के साथ मिलेंगी, तब आप इन अंडरटेकिंग्स को फिल कर पाएँगे। तो यही था आज का वीडियो अंडरटेकिंग्स से रिलेटेड। यदि वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लेना। और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और यदि जानना है कि मेरी फर्स्ट सैलरी कितनी आई थी तो राइट वाली वीडियो को देखो। मिलता हूँ उन्हीं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।